नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आज 20 साल हो गए हैं इस एक्ट को लागू हुए। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है सरकार में 2004 में लागू हुआ। एक जो समस्या जो देश के सामने रहती थी कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मामला है और भ्रष्टाचार या लोगों को जो है अपनी काम करवाने जाते सरकारी विभागों में वो काम उनके पूरे नहीं होते थे, तो उसमें जो है एक जवाबदेही सरकार की तय करी गई कि आपको जो है एक साधारण नागरिक भी अगर जानकारी मांगेगा तो उस जानकारी को लेकर जो है आपको जवाब देना होगा, बताना होगा कि आपकी कार्य प्रणाली क्या है, उसमें क्या पारदर्शिता है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, लोगों को इससे क्या फायदा मिल रहा है और आपने जो पैसा खर्च करा है, जो जनता के टैक्स का पैसा है, उस पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है। तो ये लोगों को एक काफी फायदा हुआ इस कानून से। और बाकी हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट आरके गर्ग जी हैं, ये इसके बारे में और भी बेहतर बता सकते हैं जी, क्योंकि ये शहर के कई सारे मुद्दों को लेके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गर्ग साहब, जो आरटीआई है वो आम लोगों के लिए कैसे फायदेमंद रही, एक तो चीज ये है। दूसरा ये है कि पिछले 20 साल में आरटीआई एक्ट में क्या क्या बदलाव है और कितना लोगों के लिए ये फायदेमंद रही है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो कानून है 15 जून 2005 को पास हुआ था पार्लियामेंट में और उसी दिन राष्ट्रपति जी ने उसकी स्वीकृति दे दी थी। उस दिन ये तय हुआ था कि 120 दिन सरकार को दिए जाएंगे, सरकार के सारे दफ्तरों में दिए जाएंगे, ताकि 120 दिन में जो हम लोग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है उसको कहते हैं अपने आप से डिस्क्लोज करना। सेक्शन 4 है जो आरटीआई का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में, वो 120 दिन के अंदर सारी सूचना अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। ये कानून बहुत जद्दोजहद के बाद आया था, सालों की बहुत साल 20 साल से भी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद ये कानून आया था। लेकिन ये जो कानून जो आया है ये उस वक्त की सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है लोगों को, क्योंकि एक आज़ादी मिली लोगों को। इसको सेकंड आज़ादी भी कहते हैं कई लोग, कि ये आज़ादी मिली लोगों को सरकार से सवाल करने की, सरकार से पूछने की। क्योंकि उससे पहले क्या था कि कोई भी आम आदमी दफ्तरों में नहीं जा सकता था। दफ्तरों में जाना तो दूर की बात है, पूछना दूर की बात है, उनको दफ्तरों में घुसने तक नहीं देते। एक इस कानून से आने से उनको अधिकार मिला कि वो सरकार से कोई भी सूचना ले सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी भारतीय, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो किसी भी सरकार के किसी भी दफ्तर से सारे इंडिया में, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई कहीं से नहीं ले सकता, सारे इंडिया में कहीं से भी कोई भी सूचना ले सकता है, बहुत नॉमिनल फीस है उसके लिए जी। तो ये जो अधिकार मिला है ये अपने आप में लोगों को सरकार की कार्य प्रणाली, क्या कार्य प्रणाली है, क्या वो खर्च करते हैं, सरकार के टैक्स का क्या करते हैं, उनकी वर्किंग कैसी है, उनकी फाइलों में क्या कुछ पड़ा हुआ है, उनके जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इसीलिए कहा गया है कि सरकार की वर्किंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, पता लगे कि वहाँ इस दफ्तर में कौन आदमी काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने का क्या तरीका है, कौन आदमी है, कौन ऑफिसर है जो इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा, उस दफ्तर का बजट क्या है, उस बजट में से कितना खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाली गई थी। ये पर्पज ये था कि सारा चीज़ें पब्लिक अपने आप से खुद से साइट पे जाके देख सके। तो यहाँ से ये शुरू हुआ था काम ये। जी दरअसल 20 साल के समय के दौरान क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, जो आपको लगता है कि क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं जो 20 साल पहले लागू हुआ था और आज उसमें जो है कुछ फर्क है, कुछ चेंजेस आए हैं। देखिए, एकदम हम 20 साल से लेकर आज की बात पे ना आके जो बीच का जो सिनेरियो है, जब ये कानून शुरू हुआ था, उस कानून शुरू होने के वक्त में जो दफ्तरों का, बाबुओं का जो माइंड सेट था वो ये था कि पब्लिक कौन होती है हमसे पूछने वाली। ये सवाल पूछना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खुद फेस भी किया है कि कई साल तक लगातार उनको ये बात हजम ही नहीं हुई कि ऐसा भी कोई कानून बोर्ड है, ऐसा भी कोई चीज़ है कि पब्लिक को, उनको अधिकार मिल गया कि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी नॉमिनल फीस में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस में उनको सवाल पूछ रहे हैं। तब ये बात जब शुरू होती तो वो रेसिस्ट करते थे
वो इनको ये चीज़ को मानते नहीं थे, वो इंफॉर्मेशन देते नहीं थे और उनकी जो डिले होता था जो एक्ट के हिसाब से। फिर थोड़े दिन के बाद जब ये शुरू हुआ कि उनको लगा कि पहले तो उनको ये था कि शायद ये कानून आया है तो कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कानून खत्म नहीं हुआ। ये कानून आज भी, हम 20 साल के बाद बात कर रहे हैं, ये कानून आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है और ये जो कानून है वो सारे कानूनों से ऊपर है। इसको कोई भी कानून इस कानून को हैम्पर नहीं करता, मतलब कोई ऐसा नहीं प्रोविजन है कि वो ये कहे कि आरटीआई कानून को साइड पर रखना, नहीं। आरटीआई कानून सबसे सर्वोपरि है और हर तरह से वो लागू है। जब ये शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो कानून हो गया शुरू, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों के अंदर एक इसकी अवेयरनेस आनी शुरू हुई, लोगों को जागरूकता आई, लोगों को पता लगा। फिर बहुत सारे लोगों ने ये चीज हुआ, हम लोगों ने भी ऐसा किया कि लोगों को ये बताना, हेल्पलाइन चलाई, उन लोगों को ये बताना कि कैसे आप एप्लीकेशन, किस स्थिति में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, किस दफ्तर में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और देखो एप्लीकेशन में आपने लिखना क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको हाउ, वाई एंड हु, मतलब कौन, ये सवाल नहीं करना आपने कोई भी। अगर आप कोई भी सवाल करोगे तो आजकल जो सूचना अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र के हैं चाहे वो राज्य के हैं, वो इतने होशियार हो गए हैं कि जब आपने सवाल पूछा वो ये कहेगा कि ये आरटीआई इंफॉर्मेशन नहीं है। आरटीआई इंफॉर्मेशन है कि जो आपके दफ्तर में कागज पड़ा हुआ है, वो कागज आपने मांगना है। अब वो कागज के बारे में आपको पता है या नहीं है, वो आपने एप्लीकेशन को इस तरह से फ्रेम करना है कि वो सूचना अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को वापस नहीं कर सके। यही हम लोगों को हेल्प करते हैं, सब लोगों को बताते हैं कि किस तरह से, किस बात में किस तरह की एप्लीकेशन डाली जाएगी। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अवेयर हो गए। अवेयर होने से क्या है कि लोग एप्लीकेशन डालने लगे। अब देखिए कानून का जो यूज होता है डिफरेंट यूज हो जाता है, किसी के हाथ में जाएगा वो कानून तो वो उसको अपने तरीके से वो यूज करता है। देखने में यह आया है कि बहुत सारे लोगों को जब दफ्तरों से रिस्पांस नहीं मिलता, सपोज थोड़ी देर के लिए कोई एस्टेट ऑफिस है, कोई चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है या कोई हरियाणा का हाउसिंग बोर्ड है या केंद्र का कोई हेल्थ है या कोई ये पीजीआई कह लो, एम्स कह लो, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज टैक्सेशन है, मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लोगों को काम पड़ता है। अगर वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, नॉर्मली तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हालांकि सरकार बहुत सारा दावे करती है कि हम डिजिटलाइजेशन में आ रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाके जा रहे हैं, ई फाइलिंग, ई ऑफिस जिसको कहते हैं, ये हमने किया हुआ है। लेकिन जो आम आदमी है, जो धरातल पे चलने वाला जो आदमी है, उसको इन चीजों का फायदा नहीं मिल रहा अभी भी जी, क्योंकि उन चीजों को भी ऑफिस की जो माइंड सेट है, माइंड सेट चेंज नहीं हो रहा जी। माइंड सेट अभी भी वही है कि हम करते हैं। खरग साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, साजन जी से पूछता हूँ। साजन जी, आपने पत्रकारिता में एक लंबा समय आपको हो गया, 30 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो साजन जी पत्रकारिता में आपको कैसे सहायक हुआ ये आरटीआई? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट आर के गर्ग जी हैं, वो हमारे साथ हर तरीके से सहयोग करते रहे। जो आरटीआई में जानकारियां वो लेते रहे हैं, उन जानकारियों को हम पुष्टि करके प्रकाशित करते रहे हैं। आरटीआई में जो जानकारी मिली है वो अपने आप में पुष्ट जानकारी होती है और महकमा खुद देता है वो जानकारी, तो उस जानकारी को हम खबरों के हिसाब से अखबार का रिस्पॉन्स मिले हैं। अब मैं आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज जाते हैं, पहले से ही परेशान होता है एक मरीज और उसके परिजन बीमारी को लेके, वहां लंबी लंबी लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ता है और सरकारी हॉस्पिटलों के क्या हाल है ये सारी दुनिया जानती है। और चंडीगढ़ जैसा शहर जहां पे मानते हैं कि हेल्थ सुविधाएं और जगहों से बहुत अच्छी हैं, बावजूद उसके जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ जीएमसीएच 32 का, यहाँ पे एक सिस्टम, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ एक बीते दिनों परेशानी ये हुई कि मेरे फादर को जो है दिक्कत हुई और उनको भर्ती करना पड़ा।
लेकिन मैंने वहां जाके देखा बीइंग ए पत्रकार की व्यवस्था के कितने बुरे हाल हैं। मुझे अपने फादर के लगभग रोजाना टेस्ट कराने पड़े वहां पे। टेस्ट कराने के बाद वहां उन्होंने टेबल लगा रखे हैं, मुलाजिम तो बैठे हैं खिड़कियों के ऊपर, लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट अपने आप छांट के निकालनी है उन हजारों रिपोर्टों में से। तो आप ये बताओ कितना बड़ा मतलब एक ब्लंडर कह लो और कितनी बड़ी दिक्कत एक मरीज के परिजनों के लिए है, जिनको कि 1 घंटा उसके अंदर से 10 रिपोर्टें छांटनी है, अलग अलग जो बंच बना रखे हैं उन्होंने उसमें से। तो क्या ये व्यवस्थाएं छोटी छोटी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती? ये सरकार के भी संज्ञान में लाना चाहते हैं हम कि आरटीआई के माध्यम से पूछ की सारी जानकारियां सामने लाके व्यवस्था को बदलना है। आपको दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है कि ये तो हमारे उसमें सिस्टम में कमी है, लेकिन जो आपने बात कही कि आरटीआई के थ्रू जब जानकारी सामने आती है और प्रकाशित होती है तो कहीं ना कहीं अफसरों के दिमाग में एक डर जरूर पैदा होता है और उनको लगता है कि हमारी जवाबदेही तय हो जाएगी, और नहीं तो डिपार्टमेंट के बड़े अफसर जो है हमसे पूछताछ करेंगे। तो ये जो है एक फायदा आरटीआई के कानून का और आरटीआई से जो खबरें हासिल करते हैं या जानकारी हासिल करते हैं उसका जो है बहुत बड़ा फायदा मिला है। जी गर्ग साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि एप्लीकेशन जो हम भेजते हैं आरटीआई में, जो एप्लीकेशन हम डालते हैं वो अपने आप में एक बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसकी भी हमें कोई सवाल नहीं करना है। तो किस तरह से वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसमें टेक्निकलिटीज क्या होनी चाहिए, किस तरह से वो एप्लीकेशन डालें कि इजीली हमें उसका रिस्पॉन्स मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतने 20 साल के अंदर मैंने हजारों एप्लीकेशन डाली हैं और ऑलमोस्ट आपको ये बताऊँ कि हर तीसरे दिन, अगर साल में 365 दिन है तो हर उस साल में मेरी 100 या 125 एप्लीकेशन जरूर हुआ। लेकिन उसमें ये बात मैं साथ में और कहना कुछ हर चीजें रिसर्च करके की जाती है। सब सोचा जाता है कि किस इशू पे हमने क्या चीज लेनी है, तभी इस चीज का फायदा होता है। जब भी अभी शायद मुझे जो बताया ये चीज, हम लोग हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके यहाँ कितने मरीज आए थे, किस बीमारी के कितने मरीज आए थे, कितनी मौतें आपके पास हुई हैं, किस बीमारी की मौत हुई है, डाटा प्रॉपर। ये सारा डाटा जो हम पीजीआई से भी लेते हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है हेल्थ का। मैं जब भी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डिपार्टमेंटों से, लगभग सारे डिपार्टमेंटों से हर दूसरे साल, तीसरे साल, 1 साल के बाद उनसे इंफॉर्मेशन लेता हूँ और ये देखता हूँ कि उन्होंने क्या किया। अगर मैंने 3 साल पहले कोई इंफॉर्मेशन दी थी तो अब 3 साल के बाद फिर मैंने क्या किया। जैसे अब ब्लड डोनेशन है, जैसे मान लो बच्चों की डिलीवरी है, जैसे मान लो क्रिमेशन में कितने लोगों की क्रिमेशन हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह के खर्चे करते हैं, क्या क्या खर्चे उनको मिलते हैं, तो क्या वो खर्चे उसके हिसाब से सही होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैं आपने जो सवाल पूछा उसमें ये है कि लोगों को ये चाहिए कि वो देखें कि समस्या क्या है, उनकी जरूरत क्या है। मान लो कि उनका कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको कोई तकलीफ हो गई, उसको कहीं दूसरी जगह लेके जाना पड़ा, तो वो उसका मेडिकल रिकॉर्ड मांगते हैं। MRD मेडिकल रिकॉर्ड होता है जो वो मांगते हैं उसका, वो मेडिकल रिकॉर्ड मरीज मांगेगा। अगर मैं किसी के लिए मेडिकल रिकॉर्ड मांगूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ये पता होना चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को मांगने का तरीका क्या है। वो तरीका ये नहीं है कि आप ये कहो कि इनको ये इंजेक्शन क्यों लगाया गया, नहीं। हम ये पूछते हैं कि जैसे स्नेक वेनम होता है, सांप के कांटे का एक इंजेक्शन होता है, स्नेक वेनम उसको कहते हैं। हमने कई साल पहले पूछा हॉस्पिटल से कि कितने आपने इंजेक्शन खरीदे थे और कब खरीदे थे और उस खरीदे हुए में से कितने आपके लगे, कितने आपके डिस्पोजल में चले गए या वो एक्सपायर हो गए थे। अभी ये घटना आप लोगों को क्या बात है, कोई खास बात नहीं है, स्नेक वेनम पे पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप अगर उनको ठीक तरीके से सवाल पूछेंगे तो वो तैयार रहेंगे। उनको ये डर रहेगा कि कोई भी पब्लिक का आदमी
हमें किसी भी चीज पे, अब जैसे मान लो डिलीवरीज होती हैं, आप कहोगे कि नॉर्मल डिलीवरी कितनी हुई है, सिजेरियन कितनी हुई है, मैंने क्या लेना देना इस बात से, लेकिन ये भी हम डाटा सारे हॉस्पिटल से निकलवाते हैं। फिर क्या होता है कि उसके गायनी डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्टर होते हैं वो अलर्ट रहते हैं कि कल को हमसे पूछा जाएगा कि सिजेरियन कितने हुए, नॉर्मल डिलीवरी कितनी हुई, नॉर्मल डिलीवरी कितनी होनी चाहिए, कितनी हुई। तो ये जो सारी चीजें, तो लोगों को ये देखना पड़ेगा। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन मांगनी है। मैं जो भी मेरे पास फोन आता है, मैं उसको सिर्फ ये नहीं कहता कि ये लगा दो एप्लीकेशन, या मेरे को कोई पूछे कि एप्लीकेशन लगाने की कैसे लगाऊं, मैं उसमें कहता हूँ कि भाई देखो मेरे से बात करनी है तो आप अपनी पूरी समस्या बताओ मुझे। अगर वो पूरी समस्या बताता है तो मैं उसको एप्लीकेशन बताता हूँ कि इस तरह से लगानी है। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल क्या होता है, फील्ड होता है और एक एक इश्यू का इम्पोर्टेंट समझ के उसको उस तरीके से काम करना था। आरटीआई एक्ट आने से फायदा क्या हुआ कि पब्लिक को हर तरीके से, अभी देखिए बहुत सारे लोग आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेके कोर्ट में एविडेंस के तौर पर उसको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आरटीआई की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑफिस से आती है, साइन होके आती है, उसके ऊपर कवरिंग लेटर। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिस से बिना कवरिंग लेटर के ना लो। कई बार क्या होता है कि लो जी आपने 100 रुपये जमा करा दिए, 50 कागज ले लो जाओ। नहीं, आप 50 कागज ऐसे मत लो, क्योंकि कल को वो ये कहने वाला है कि 50 कागज मैंने तो दिए नहीं। तो हर एक जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो उसका कवरिंग लेटर होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि इसने 100 रुपये जमा किए थे, ये इसके 50 कागज है, मैं इसको दे रहा हूँ, उसकी रिसीव कर रहा हूँ जी। तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो कल को वो एविडेंस के तौर पे या खबरों के तौर पे, जैसे मान लो जो इन्फॉर्मेशन आती है अखबारों में खबर छपती है, क्योंकि अखबारों में जो भी खबर छपती है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, गलत खबर नहीं छाप सकते। कोई खबर, कोई भी अखबार गलत खबर कभी नहीं छापेगा, तो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक जब होगी जब उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा। अब बात हम करते हैं थोड़ी सी, इसमें ज्यादा बात होगी कि जो भी एक्ट आया था, एक्ट का यूज और मिसयूज, एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जितना जब एक्ट आया तो हर एक स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और सेंटर में सीआईसी होता है। तो मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि सारे देश में 50 स्टेट में, जो भी हमारे स्टेट जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में 3, 4, 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो ये हो गया कि कम से कम 100-150 IAS ऑफिसर जो रिटायर हो जाते हैं वो उसमें सेट हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा सेट हो जाता है। और इसी वजह से आरटीआई एक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो वही ऑफिसर वाला रहता है। और हमें ये चाहिए कि इस तरह का माइंड सेट हो, जैसे मैं लोगों को सिखाता हूँ, ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग में जब कोई जाने का मौका मिलता है, ये सिखाता हूँ कि आपका माइंड सेट खुला होना चाहिए। अगर आप खुले मन से बात करोगे तो आप आरटीआई को देख सकते हो। अगर आपके दिमाग में वही फतूर है कि मैं तो ऑफिसर हूँ, तो फिर वो आरटीआई के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। साजिद जी, आप एक पत्रकार हैं कि लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत सी आरटीआई डाली होगी, और कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे अभी गर्ग साहब ने बताया कि भाई जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एक अहम रहता है कि हम ये इंफॉर्मेशन क्यों दें, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी? जी, आपने ये बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। देखिए, प्रशासन जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि जो जानकारी है, खासतौर से जो प्रशासन की छवि को या महकमे की छवि को प्रभावित करती है, उस जानकारी को किसी न किसी तरह से छिपाया जाए। उसमें लापरवाही कह लो या प्रशासन का निकम्मापन कह लो, सरकार की कारगुजारी कह लो, गलत कारगुजारी, तो वो हर कोई छिपाना चाहता है। उसमें मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे एक यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हुआ कि जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी, तो कोविड की वैक्सीन के संदर्भ में यहाँ के जो सेक्रेटरी थे हेल्थ के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें से 13 डोज लगा रहे हैं, जितनी वो वैक्सीन थी उसमें से डोज लग रही थी सिर्फ 10। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था कोविड का, लेकिन वो डोज लग रही थी 10। उसमें अखबार में खबरें छपने के बाद तो उसको सामने लाने के लिए कंपनी ने एक लेटर जारी करा कि इसमें से 13 डोज बन ही नहीं सकती या 12 डोज बन ही नहीं सकती, इसमें से तो डोज ही 10 बन रही हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी बैच में हम मान लें कि कुछ फालतू दवाई थी तो 11 डोज बन सकती है। वो खबर हमने छापी, उसमें गर्ग साहब ने इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाई और उस इंफॉर्मेशन के तौर पे हमने खबर छापी और उसके बाद उन प्रशासन ने अपने आप को ठीक किया। ठीक है, तो इस तरह की जानकारियां जब सामने आती हैं, क्योंकि हम तो बीइंग ए पत्रकार, हमने लोगों से जुड़ी हुई चीज उठानी कि लोगों का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक। आरटीआई एक्टिविस्ट का भी यही पर्पस है और जो पत्रकार है उसका भी पर्पस यही है। बिल्कुल ठीक। लोगों के लिए हम खड़े हैं और लोगों की बात को उठाएंगे, लोगों की जो समस्या है उसको उठाएंगे। अभी हाल ही में एग्जांपल देता हूं, अभी 4-5 दिन पहले ये अर्थ प्रकाश की तरफ से जो ये सड़क जाती है, इस सड़क के ऊपर यहाँ पिछले 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पानी खड़ा रहता है। कभी सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है, कभी ये ट्यूबवेल है टर्स्टी वाटर, ये लीक हो जाता है तो यहाँ पे पानी खड़ा रहता है। और ये ट्रिब्यून का दफ्तर है यहाँ पे और ये सामने ट्रिब्यून कॉलोनी है। ट्रिब्यून के कितने सारे पत्रकार यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके समस्या का कोई हल नहीं। तो हमने उस समस्या को उठाया, लोगों की समस्या है, लोग निकल के जा रहे हैं, उनके ऊपर चिंटे पड़ते हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं, स्कूटर के ऊपर जा रहे हैं, तो उस समस्या को आप हल नहीं करवाओगे। आप ये कह के तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो आपको तय करनी पड़ेगी। तो सरकार से या प्रशासन से अगर कोई आदमी इसकी जानकारी मांगता है तो इसमें गलत क्या है? जनता के टैक्स से जो है आप तनख्वाह ले रहे हो, वेतन ले रहे हो, तो लोग जानकारी मांग रहे हैं, लोगों को बताओ। आप तरीके से बताओ, पब्लिक सर्वेंट हो, आपको जो है सीट के ऊपर बिठाया गया है, एक जिम्मेदारी के तहत बिठाया गया है, सिर्फ मौज करने के लिए नहीं बिठाया। एक और इन्होंने समस्या उठाई थी, वो भी जानकारी हमारे पास आरटीआई के थ्रू आई कि हर महकमे ने सोसाइटियां बनाई हुई हैं। वो जो सोसाइटियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है मेन महकमों से उन सोसाइटियों में, और उन पैसों से जो है अफसर मौज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सोफे खरीद रहे हैं, विदेश के टूर कर रहे हैं, या और अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये समस्याओं के तौर पे अगर लोगों के सामने नहीं आएगा तो जानकारी कैसे मिलेगी? एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिस तरीके से उस समस्या को उठा रहा है, तो ये तो लोगों के भले के लिए है। बिल्कुल है ना। साजन जी, आप हालांकि गर्ग साहब के साथ आपका बड़ी देर से राब्ता, बड़े लंबे समय से आप साथ हैं, लेकिन अर्थ प्रकाश के इस मंच से आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं गर्ग साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जो सिनेरियो 2004 से 2005 से जब से ये शुरू हुआ है आरटीआई का कानून, और उसके बाद इसके अंदर चेंजेस किस तरीके के आए, वैसे इन्होंने बता दिया, लेकिन मैं चंडीगढ़ को लेके विशेष तौर पर पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से महकमे हैं जो कि जानकारी देते हैं और कौन कौन से महकमे हैं जो छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो चंडीगढ़ में जितनी भी एप्लीकेशंस लगती हैं, उसमें सिर्फ 4 या 5 डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लगती हैं, और वो डिपार्टमेंट है जिसको पब्लिक की डीलिंग होती है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, हेल्थ है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एस्टेट ऑफिस है। यहाँ पे पब्लिक को बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, अपने कामों के लिए लोग जाते हैं, और इन्हीं डिपार्टमेंटों में ऑलमोस्ट जितनी भी एप्लीकेशन चंडीगढ़ की लगती हैं, उसमें से 80% एप्लीकेशन इन 4-5 डिपार्टमेंट में लगती हैं। और इन 4-5 डिपार्टमेंट में मेरी कोशिश हमेशा पॉजिटिव रहती है कि जहाँ किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई कमी होती है, मैं उनको बताता हूँ, उनके जो ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन तक भी पहुँचाता हूँ ये बात को। और पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत साल पहले एक डीजीपी होते थे, मैंने अपनी बात उन तक पहुँचाई थी। उन्होंने उस वक्त ऑर्डर इशू किया था, और वो ऑर्डर के चलते आज तक भी पुलिस डिपार्टमेंट की जो आरटीआई का रिस्पॉन्स है वो चंडीगढ़ में सबसे बढ़िया है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में आरटीआई एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा डलती हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं अब ऑनलाइन है सारी। सरकार ने पता नहीं क्यों संपर्क सेंटर पे एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया। सरकार ने पता नहीं क्यों ये ऑफलाइन की एप्लीकेशंस को बंद किया है, उसको डिस्करेज कर रहे हैं।
सरकार की अपनी मर्जी है कि बहुत सारे जो दफ्तर हैं ऑनलाइन होने के बावजूद अभी भी ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं। ऑफलाइन का मतलब यह है कि हमें हैरेसमेंट होती है। जब आप ऑनलाइन की बात करते हो तो हम अपने घर में बैठ के उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। लेकिन जब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैं नाम किसका लूँ कि बहुत सारे हैं, यूटी सेक्रेटरीट से लेके और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्या और दूसरे जो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं अभी भी जो ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं। ऑफलाइन पे काम करके उसकी पेमेंट करने के लिए, हालांकि जो सीएजी है, चंडीगढ़ का सीएजी है, वो भी ऑफलाइन काम करता है। उसके भी पैसे देने के लिए मुझे कोई आदमी भेजना पड़ता है, वो घंटा 2 घंटे वेस्ट करके आता है, पैसे जमा कराता है, फिर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होने से उसको डिस्करेज करते हैं ये लोग। तो ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक डीलिंग, जितने भी पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट हैं, सीआईसी के वेबसाइट से ये पता लग जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की कितनी एप्लीकेशन आती है। तो सरकार को कुछ साल पहले मैंने एक बार और ये बात, इस तरह की बात हुई थी, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना शुरू किया। उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने एप्लीकेशन को मॉनिटर करना शुरू करवाया था। तो कई साल तक लगातार वो अच्छा काम हुआ। तो अभी भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उनको कोई ऐसा बोर्ड कुछ नहीं कह सकता कि वो आरटीआई एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना शुरू करें और ये देखें, ये पता लगाएं कि कितनी एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स नहीं जा रहा, कितनी एप्लीकेशंस का ऑफलाइन रिस्पॉन्स जा रहा है, कितनी एप्लीकेशंस का बिल्कुल ही फाइल करी जा रही हैं। और ये सारे जो, क्योंकि जब तक जो सूचना अधिकारी है, सीपीआईओ जिसको कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, वो किस तरह से बिहेवियर करता है। एक तो मैंने खासकर देखा है कि जो सीपीआईओ हैं डरते बहुत हैं। मैं यहाँ एक बात एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डरते से मतलब, डरते मैं बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे कभी मना नहीं करते किसी इन्फॉर्मेशन के लिए। जब भी मैं उनसे कभी मिलता भी हूँ या कोई बात होती है, वो इन्फॉर्मेशन देने से कभी मना नहीं करते। उसको कहते हैं सब इन्फॉर्मेशन इनको दे दो। लेकिन जो मिडिल के जो कर्मचारी हैं, उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो पता नहीं क्यों गुरेज करते हैं इन्फॉर्मेशन देने से कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ये दे दिया तो ये क्या होगा, ये दे दिया तो क्या होगा। लेकिन मुझे ऐसे ऑफिसर भी मिले हैं और उन्होंने मुझे साफ से कहा है कि जो काम आप करते हो या तो करते हुए डरो, जब आपने काम कर ही लिया, जब आपने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, जो भी काम होना था वो हो गया, फिर उसमें डर गए। आप बताओ पब्लिक को बताओ। और ये लोग तो पब्लिक तो हम लोग बताते हैं उनको कि आपके यहाँ पे इस तरह का हक है, पब्लिक का हक है, ये राइट है पब्लिक का। ऐसे ऑफिसर भी मुझे 20 साल में ऐसे बहुत मिले हैं जो मुझे ये बताते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, उससे हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। चाहे वो बड़े ऑफिसर हैं, चाहे वो छोटे ऑफिसर हैं, सबको इनको ये एहसास है कि हमें ये पता लग जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। और उसको आप ही देखिए, एक होती है कि नेगेटिव। मैं नेगेटिव काम नहीं करता, मैं पॉजिटिव काम करता हूँ। मैं उनको ये बताता हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में ये कमी है। छोटी सी मैं अभी बताता हूँ कि 32 सेक्टर के जीएमसीएच में सिजेरियन जो डिलीवरी है वो सबसे ज्यादा है, नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। हमने डिस्क्लोज किया है। ब्लड डोनेशन में कितना ब्लड वेस्ट जा रहा है ये हमने पता किया। डेथ एंड बर्थ में कितने जेंट्स और कितने मेल पैदा हो रहे हैं और कितने मेल और जेंट्स डेथ हो रही है। और चंडीगढ़ में जितने लोगों की डेथ हुई है उनसे कितने लोगों की क्रिमेशन हुई है, बाकी के लोग कहाँ गए। तो जब हम सूचना लेते हैं, सूचना लेके अखबारों में जब वो पब्लिश होती है तो सरकार के पास उन चीजों का सारा डाटा पहुंचता है। बिल्कुल। अपने आप में मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, खुश होना ये बड़ी अच्छी बात है, सबके लिए लागू होती है। लेकिन जब दूसरा आदमी ये कहे कि आप अच्छा काम कर रहे हो
तब वो खुशी होती है। तो सरकार ये सोचती है कि जब हम जो काम कर रहे हैं दूसरे लोग हमें बताएं कि आपका काम अच्छा है। अब दूसरे, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अब बजट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। बजट में कितना सरकार का बजट था, कितने करोड़ रुपए उन्होंने कमाने थे, कितने करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, कमी कहाँ पे हुई। जब हम ये पॉइंट आउट करते हैं तो सरकार को पता लगता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में कमी आई है। बिल्कुल। तो ये जो एक्चुअली एक्टिविस्ट हैं जो सही काम करते हैं वो सरकार को ताकत देते हैं, ऑफिसर्स को ताकत देते हैं काम करने जी। एक जानकारी मैं इसमें और देना चाहूंगा कि जैसे पुराने जमाने में राजा कहते हैं कि वेश बदल के निकलता था अपने राज के अंदर और वो वेश बदल के देखता था कि मेरे राज की जनता जो है मतलब सुखी है या दुखी है, त्रस्त तो नहीं किसी चीज से, कोई दिक्कत तो नहीं उसको हो रही। अक्सर हम कहानी उसका मोटिव होता था कि एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना और फिर जो इसके अंदर दिक्कत लगती थी, परेशानी लगती थी, उसको दूर करना। तो वही काम एक आरटीआई एक्टिविस्ट का और एक पत्रकार का। हम जो है लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान करवाते हैं सरकार या प्रशासन के अधिकारियों तक। अब यहाँ जैसे प्रशासक साहब है गुलाब चंद कटारिया जी हैं, तो उन तक या जो पहले भी रहे हैं उन तक बात पहुंचे, जो सत्ता पे काबिज हैं और या अधिकारी हैं प्रशासन के, उन तक एक बात पहुंचे, कम से कम उनको पता तो लगे कि मेरे नीचे जो है मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं किस तरह का काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, जनता को फायदा मिल रहा है। सरकार ने तो नीतियां बना दी, लेकिन सरकार की नीति अगर लोगों तक ही नहीं सही तरीके से पहुंच रही तो लोगों को क्या फायदा हुआ उसका? लोगों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लोग तो परेशान हो गए। सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन लोग जो है वो इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आते हैं, दिक्कत में, परेशानी में नजर आते हैं। तो वो एक व्यवस्था के ऊपर जो सवाल है वो आरटीआई के जरिए या पत्रकारिता के जरिए हम तो हमेशा खड़ा करते रहेंगे, चाहे इसके अंदर प्रशासन या अधिकारी बुरा माने या सही माने। अगर उसको सही तरीके से सकारात्मक ढंग से लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर सागर जी यहाँ मुझे लगता है कि अधिकारियों को या प्रशासन को इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए उनका हक है, उनको राइट दिया गया है, कानून उनके फेवर के लिए बना है ये। जी, यही बात है ना कि उनको अगर यहाँ पे बिठाया गया है तो उनको जनता की समस्याओं का हल करने के लिए बिठाया गया है। एक अधिकारी ट्रांसफर करके लगाते हैं थानों के अंदर, रोजाना बदली करते हैं, और पब्लिक डीलिंग की जो सीट्स होती हैं उसके ऊपर भी प्रशासन ने बोल रखा है कि आप लगातार यहाँ से चेंज करते रहो, अधिकारी को एक जगह मत बैठने दो, क्योंकि अगर एक जगह आप बैठोगे तो वो मठाधीश बन जाता है। बिल्कुल, वो मठाधीश बन के सेल तैयार कर लेता है और वो उसका एक ऐसा स्लीपर सेल तैयार हो जाता है जो कि पैसे भी मांगता है, रिश्वत भी मांगता है और बंद करना शुरू करता है, फाइल को दबा लेता है। बिल्कुल, लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। वो व्यवस्था करी है कि फाइलों की मॉनिटरिंग करनी, फाइलों की मॉनिटरिंग उनके सेल पे हो रही है नहीं हो रही है, अभी उसके अंदर पूरी जानकारी में जाना जरूरी है। उसमें भी हम आरटीआई में जानकारी मांगेगी कि कौन कौन से विभाग ने जो है इसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू करी है और कैसे देखते हैं अधिकारी, कितने दिन फाइल होती है, आरटी के अंदर जवाब मांगते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कानून हैं, इंप्लीमेंट तो अफसरों ने करवाने हैं। बिल्कुल, जनता के लिए तो उनके बेनिफिट के लिए बहुत सारे कानून सरकार ने दिए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार की नीतियाँ बनती हैं आरटीआई के जरिए उन नीतियों के ऊपर सूचना मांगी जाती है और उन सूचनाओं के बेस पे फिर जो खबरें छपती हैं या सरकार को बताया जाता है। मैं सरकार को लिखता भी हूँ कि जो एक अखबार में छपने वाली खबर है ये एक सेगमेंट है मेरा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव भी होती हैं, तो उन ऐसी सूचनाओं के ऊपर मैं सरकार को लिखता हूँ और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर सकते, सारी चीज़ें इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के कार्य प्रणाली के ऊपर उसका पूरा एक कमेंट होता है हमारा, उस पर मैं सुझाव भी देता हूँ। मेरी जो सेकेंड इनिंग एसोसिएशन है, हम महीने में कम से कम भी 5 या 7 बार सुझाव देते हैं सरकार को। वो बहुत सारे सरकार, क्योंकि पॉजिटिव छपना कई बार मुश्किल होता है, बहुत सारे छप जाते हैं, वो नहीं छपते हैं, लेकिन उसके ऊपर असर पड़ता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस एक्ट को 20 साल हो गए, इसको हम खुश होते हैं कि हमें आज़ादी मिली, अधिकार मिला,
तो क्या ये 20 साल में हम इस अधिकार को ठीक से प्रयोग किया या नहीं किया? बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता। तो इस अधिकार को पूरा करने के लिए, उसका पूरा प्रयोग करने के लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान है, सिर्फ सिंपल सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 2 और सेक्शन 11 को यूज ना करके बाकी के जो भी प्रावधान है, पूरा एक्ट है वो प्रावधान है, उन प्रावधानों को सही स्पिरिट में इसको लागू करें और ये समझ के चले कि ये कानून अभी कानून है, ये असलियत है, ये कानून बन गया, देश में रहेगा कानून ये। तो इस कानून के चलते उनको सपोर्ट मिलने वाली है, इसको सपोर्ट ही देने लिए, और जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी तरीके हैं इसके एप्लीकेशंस करने के, और उनको मॉनिटर करें। जितना भी स्टाफ है उनको बाकायदा टाइम टू टाइम, जैसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग उनकी चलती रहेगी। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाई है, वो ट्रेनिंग देती रहती है। ऐसे ही आरटीआई के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो सीआईसी है, हमारा दिल्ली का जो सीआईसी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं। सीआईसी को ये चाहिए कि सीपीआईयूज की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाए। अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो उनको लेटेस्ट चीज़ों का पता लगेगा। दूसरे, उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा चेंज होगा जी। और दूसरे जो पब्लिक के जो लोग हैं उसकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। हम लोगों को बुलाएं, हमें भी बात करें, हम लोग जो भी एक्टिविस्ट और भी सारे देश में बहुत सारे हैं उनको बुला के उनका इंटरेक्शन करवाएं, एक्सचेंज प्रोग्राम करवाएं। तो अगर ये कुछ होगा तो ठीक वातावरण हो जाएगा, और ठीक वातावरण होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 20 साल के बाद आज हमें ये चीज़ सोचनी पड़ रही है, आगे ये बात इम्प्रूव होगी और आगे नहीं सोचनी पड़ेगी। यहाँ मैं बताता हूँ कि जब 10 साल पूरे हुए थे तब भी हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, और एडवाइजर्स, उस वक्त के जो एडवाइजर थे वो उस फंक्शन में आए थे, और ये बात बहुत अप्रिशिएट की गई थी कि आरटीआई के ऊपर चंडीगढ़ बहुत जागरूक है। तो उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज प्रकाश ने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है। ये जागरूकता बनती रहे, चलती रहे, और यही मेरी आशा है। तो दोस्तों, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में आज आपने बहुत सी जानकारी, यानी 20 साल में क्या क्या उसमें चेंजेस आए, आपने ये भी जाना। इसके साथ ही गरज साहब ने आपको बताया कि अगर आपको कहीं आरटीआई डालना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से ड्राफ्ट करनी है। इसके अलावा हमें साजन जी ने भी बताया कि किस तरह से हमने आरटीआई का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन हैं वो लेके सरकार से और प्रशासन से लेकर सरकार तक हम उनको पहुंचाते हैं, और आम लोगों तक वो किस तरह सहाय होती हैं। और आप सब लोगों से भी है कि आरटीआई का प्रॉपर इस्तेमाल करें। और अगर इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। गरज साहब, आप हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साजन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।